So next is Unit 3, Block 2, MPC 013, Solution Focus Therapy. ये भी जो है काफ़ी यूज़ होने वाली थेरेपी है। इसको देखते हैं एक एक करके इसके क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी है। सो अब इसका जो ओरिजिन जो है हुआ था सॉल्यूशन फोकस थेरेपी का, इसको शॉर्ट में एसएफटी भी बोलते हैं। ये फैमिली थेरेपी में स्टार्ट हुआ था, स्टीव डी शेजर ने किया था। फैमिली थेरेपी में कैसे स्टार्ट हुआ था कि फैमिली में you just cannot say कि this person is having this problem और that person is having that problem, फिर तो पूरी फैमिली जो उस आदमी के पीछे पड़ जाएगी। तो जो भी इशू है उसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है, ना कि किसी को ब्लेम करना होता है, ना किसी को साइकोपैथोलॉजी का स्टिकर लगाना होता है। तब जो है वो फैमिली थेरेपी हो पाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें हो सकता है किसी को साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत हो, वो अलग से होगा। लेकिन अगर एज्यूमिंग की कोई साइकोपैथोलॉजी नहीं है तो फिर जो है सॉल्यूशन ढूंढना ही होता है और कोई ऑप्शन होता नहीं है। यू कैन नॉट बी ए रेफरी इन फैमिली थेरेपी। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ये जो सॉल्यूशन फोकस थेरेपी, इसको शॉर्ट में एसएफटी कहते हैं, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल का मतलब जो क्लाइंट की जो स्ट्रेंथ है और जो प्रीवियस सक्सेस है उसके ऊपर फोकस करती है। कोई प्रॉब्लम अभी है, उसको मान लो पहले उसने किसी तरीके से ओवरकम किया हुआ है, उस पर फोकस किया जाएगा। या वो पहले प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पहली बार हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लाइंट के पास में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनका यूज़ किया जाएगा। वो स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है उसके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे हों, या उसको सोशल सपोर्ट बड़ा अच्छा अवेलेबल है, या उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, व्हाटएवर दैट मे बी। जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसको हम यूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। सो और इसमें फोकस क्या होता है कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्लाइंट जो है अपनी सिचुएशन को किस तरह से देख रहा है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, और वो क्या डिफरेंट चाहता है अभी से। यानी कि अभी जो स्टेट है वो तो इनिशियल स्टेट मान लो, और वो एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पहुंचना चाहता है, वो उसकी गोल स्टेट मान लो। तो ये हमको फिर हेल्प करती है ये कि उसको यहाँ से वहाँ तक कैसे ले जाया जाए। तो इसमें फोकस सारा जो है मैंने जैसा कि बताया सॉल्यूशन बिल्डिंग पे होता है रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे होते हैं, हम सॉल्यूशन बिल्डिंग कर रहे होते हैं। देखो ये थोड़ा सा फर्क है दोनों में। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे जो है सुलझाया जाए। सॉल्यूशन बिल्डिंग में जो उसका सॉल्यूशन है, यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, जिन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, उन पे फोकस कर रहे होते हैं। माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों में अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये होता है कि जो डिजायर्ड स्टेट पे पहुंचते हैं। फिर जो क्लाइंट का डिजायर्ड फ्यूचर है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है रादर देन जो पास्ट प्रॉब्लम या करंट कॉन्फ्लिक्ट है उस पर। तो पास्ट हो चुका है, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो और प्रेजेंट में तो कॉन्फ्लिक्ट है ही है, तो कॉन्फ्लिक्ट पे हमें फोकस करना नहीं है। हमें तो फोकस करना है कि जो वो फ्यूचर की डिजायर्ड जो है उसकी स्टेट है या पोजीशन है, वहां तक कैसे पहुंचा जाए, ये होता है। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग की बजाय सॉल्यूशन बिल्डिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर कर रहे होते हैं, जो उसके करंट कॉन्फ्लिक्ट है उस पर फोकस करने लग जाते हैं कि इनको कैसे दूर किया जाए। हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि वो कहाँ पहुंचना चाह रहा है। दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे थे, जो उसकी डिजायर्ड स्टेट है उसको बिल्ड कर रहे होते हैं। ये की डिफरेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग और सॉल्यूशन बिल्डिंग में। तो इसमें जो है जो भी रिलेटेड टू सॉल्यूशन बिल्डिंग है, उसमें जो क्लाइंट के जो यूजफुल करंट यूजफुल बिहेवियर्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाने को बोलते हैं। जो भी है वॉट एवर दैट में भी, उसको कि हम स्ट्रेंथ पे उसकी काम कर रहे हैं ना, हम उसकी वीकनेस पे नहीं कर रहे हैं। और हम ये भी जो है मानेंगे और होता ही है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है हमेशा सेम लेवल पे नहीं रहती है, कि हमेशा रहती है ऐसा भी नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा हो सकता है कि कभी किसी पर्टिकुलर टाइम में ना रही हो, तो वो हो गया एक्सेप्शंस, कि जिस पर्टिकुलर टाइम में जो प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल का
बॉस से हमेशा जो है 36 का आंकड़ा रहता है, बॉस उसको हमेशा डांटता रहता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि 100% टाइम डांटा हो, एक आध बार हो सकता है कि ना डांटा हो, तो वो एक्सेप्शन हो गया। तो उस पे हम फोकस करेंगे, उस टाइम जब नहीं डांटा था तब तुमने क्या किया था, या तब क्या क्या तैयारी करके तुम गए थे बॉस के पास में, या तब बॉस ने क्या बोला था, या तब क्या काम था, वट एवर दैट मे बी। तो वो हमारी जो है एक्सेप्शन वाली स्टेट पे हम फोकस करते हैं, ताकि उस टाइम जो किया था उसको हम बार बार रिपीट करें। बार बार रिपीट करेंगे तो वही सिचुएशन बार बार आएगी, सेम एक्शन सेम रिजल्ट, यानी कि एक्सेप्शन वाली स्टेट बढ़ती जाएगी, तो वही तो हम चाह रहे हैं। फिर और जो क्लाइंट के जो रेपर्टोयर ऑफ रिस्पॉन्सेस हैं, वो क्या क्या कर सकता है, या उसका जो कॉग्निशन है, बिहेवियर है, ये सब जो है को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलके। वन में नहीं चल रहा था कि खाली थेरेपिस्ट सब कुछ डिसाइड कर रहा है, कि ऑब्वियसली क्लाइंट की लाइफ है, उसको बेटर पता है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, तो उसके साथ मिलके ये सब जो है को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसमें जो है हम जैसे कन्वेंशनल थेरेपी होती है, उसमें जो है हम कोई चीज जो है ऐसा स्किल बिल्ड करवा रहे होते हैं जिससे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन यहाँ पे हम ये मान के चल रहे होते हैं कि इंडिविजुअल के पास में ऑलरेडी वो सब कुछ है जो उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए चाहिए, उसका ऑलरेडी स्किल है, ये हम मान के चल रहे हैं, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर क्लाइंट। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लास्टली बट नॉट द लीस्ट, कि हम कोई बहुत मेजर चेंजेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे सॉल्यूशन फोकस थेरेपी में। वी फोकस ऑन वेरी स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस, बहुत छोटे छोटे से चेंज हुआ है, इतना ही काफी होता है, कितना हुआ है इस पे फोकस नहीं होता है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा भी करते रहोगे, इंक्रीमेंटल करते रहोगे, तो ओवरऑल एक टाइम में तो वो हो ही जाएगा, सब कुछ जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं वो अपने आप ही हो जाएगी, सॉल्यूशन हमारा मिल ही जाएगा, हाँ डिजायर सेट आ ही जाएगा। इफ वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स द गोल सेट विच इज आवर सॉल्यूशन, तो वहां पे तो हम पहुंच ही जाएंगे, अगर स्पीड कम भी है तो क्या एक दिन पहुंच जाएंगे, लेकिन मूव कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देन कम्स ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो होते हैं, थेरेपीज होती हैं, उसमें क्या हम फोकस कर रहे थे, हम प्रॉब्लमेटिक फीलिंग से फोकस कर रहे थे, प्रॉब्लमेटिक कॉग्निशन, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर या प्रॉब्लमेटिक इंटरेक्शन, फिर हम उसकी बातें सुन के इंटरप्रिटेशन दे रहे थे, कन्फ्रंट कर रहे होते हैं, क्लाइंट को साइको एजुकेशन दे रहे होते हैं, ये ट्रेडिशनल में होता है। एसएफटी में ये सब नहीं होता है। एसएफटी में हम क्या कर रहे थे, क्लाइंट को हेल्प कर रहे होते हैं ताकि वो अपने एक डिजायर्ड विजन डेवलप करे फ्यूचर में, कि वो क्या चाहता है, यानी कि उस स्टेट में जबकि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हो, वो उस स्टेट को बताए कि भाई ये अगर हो गया तो मैं मान लूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व है ना। जैसे फैमिली थेरेपी की बात करें, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, तो हम उनके झगड़ों को नहीं सुलझाएंगे कि ये झगड़ा ऐसे सुलझाए, ये झगड़ा ऐसे सुलझाए। हम तो ये पूछेंगे उनसे, अच्छा तुम्हारा डिजायर्ड स्टेट क्या है, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जैसे हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से बोले, भाई सुबह मुझे टाइम से नाश्ता बना के खिला दे, मुझे जो है ज़्यादा परेशान ना करे, ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना करे, बार बार ऑफिस में फ़ोन करके कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जब मैं आऊँ थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दे, खाना टाइम से खिला दे, और फिर आराम से जो बात करनी कर ले। तो हमने कोई झगड़ा सॉल्व नहीं किया, हमने उसके डिजायर सेट को समझा कि ये अगर हो जाएगा तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व है। लाइकवाइज वाइफ से भी पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारा जो है डिजायर्ड स्टेट क्या है, तो जैसे वो बोल सकती है कि भाई मेरे खाने की कम से कम तारीफ तो करते हैं कभी, या जो है कभी मुझे जो है कहीं जाना है तो मुझे साथ लेके जाके शॉपिंग करवा दें, है ना। पैसों का जो हिसाब किताब मुझसे हमेशा मांगते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो उसकी डिजायर्ड स्टेट हुई। तो इस तरह से दोनों की डिजायर्ड स्टेट समझ के जो है हम दोनों को बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करो, तो जब दोनों को डिजायर्ड स्टेट मिल गई तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से डिजायर्ड विजन जो है हम हेल्प बिल्ड करने में हेल्प करते हैं क्लाइंट का। सो इसमें हम क्या को कंस्ट्रक्ट करते हैं, को कंस्ट्रक्ट क्लाइंट स्पेसिफिक पाथवे
to making a vision a reality. Client specific, देखो अभी जो मैंने कहा था ना वो exactly है. Client specific pathway बताया था, अभी जो मैंने husband wife वाला एग्जांपल दिया था. उन दोनों को अलग अलग चीजें चाहिए, वो अलग अलग चीजें उनको मिल जाएंगी, तो उनका जो है रियलिटी का जो विजन है वो फुलफिल हो जाएगा. एसएफटी में ये किया जाता है. इसमें जो है हर क्लाइंट जो है वो अपना जो है अलग सॉल्यूशन बेस ढूंढता है, और हर एक की डेफिनेशन गोल की अलग हो सकती है, हर एक की स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग हो सकती है, हर एक के रिसोर्सेज अलग हो सकते हैं. तो इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है कि हर क्लाइंट के साथ में ऐसा ही करना है. फिर कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट कम्स टू यूज आउटसाइड रिसोर्सेज टू क्रिएट सॉल्यूशन. It is the client who takes the lead in defining the nature of those resources and how they would be useful. कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि क्लाइंट के डिस्पोजल पे कोई रिसोर्सेज हैं, लेकिन क्लाइंट जो है अपना एफर्ट करके वो रिसोर्सेज अपनाता है. कि भाई उसके पास मान लो कोई फैमिली में उसके हेल्प करने वाला नहीं था, तो उसने फैमिली की वजह अपने फ्रेंड से जो है हेल्प ले ली, जो कि हमें आइडिया भी नहीं था कि कोई फ्रेंड ऐसा होगा जो इतनी मेहनत कर सकता है. अब ये जो है टोटली क्लाइंट का वो होता है कि वो अपने रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करेगा, कैसे करेगा. देन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉल्यूशन फोकस थेरेपी. तो इसमें जो है तीन जो है चीजें होती, जनरल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉल्यूशन फोकस थेरेपी तीन होती हैं. तो जो अभी मैं थोड़ी देर पहली चीज है कि हम जो भी जब क्लाइंट से बात करेंगे तो हमारा जो कन्वर्सेशन का फोकस कहाँ पे होगा कि क्या चीज़ जो है क्लाइंट के लिए इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर का क्या प्रिफर्ड विजन है क्लाइंट का, वो एक्सेप्शंस कब हुए थे जब वो प्रॉब्लम नहीं थी, स्ट्रेंथ क्या है क्लाइंट की, रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, विजन क्या है. फिर स्केलिंग भी होती है. स्केलिंग मतलब 0 इज इक्वल टू नो प्रॉब्लम, 100 इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रॉब्लम. तो इसमें हम स्केलिंग करवाते हैं क्लाइंट की कि किस किस सिचुएशन में कब कब कितनी कितनी प्रॉब्लम हुई. तो उससे हमें भी अंडरस्टैंडिंग होती है, प्लस उस स्केल में हमको आइडिया लग जाता है कि टॉप प्रायोरिटी कौन सी प्रॉब्लम है, सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है, थर्ड कौन सी है, तो या विजन रादर क्या है उसका. इस तरीके से हम करवाते हैं. प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज समझते हैं और फिर उससे रिलेटेड विजन क्रिएट करवाते हैं. फिर कितना क्लाइंट का मोटिवेशनल लेवल है, कितना कॉन्फिडेंस है उसको सॉल्यूशन ढूंढ सकता है वो. और ये लगातार जो स्केलिंग वाली बात हमने की वो लगातार करते हैं ताकि हमें उसकी प्रोग्रेस पता चले कि टुवर्ड्स द प्रिफर्ड फ्यूचर उसकी कितनी प्रोग्रेस है. तो ये पहला इंग्रेडिएंट है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट. ये अगर नहीं हुआ तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता है. तो अब जो है नेक्स्ट जो होता है कि थेरापेटिक प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्टिंग ऑल्टर्ड और न्यू मीनिंग इन क्लाइंट्स. ये भी तो हो सकता है कि उसने जो अपना फ्यूचर प्रिफर्ड फ्यूचर बनाया है वो अनरियलिस्टिक हो, पॉसिबल है. तो उसको जो है हम क्वेश्चंस जो पूछ के हम उसको जो है एक नया मीनिंग भी दे सकते हैं कि उसका जो फ्यूचर जो वो चाह रहा है वो ऐसे के बजाय ऐसा हो जाए. तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर ऑफ कोर्स, लेकिन हम उसको को कंस्ट्रक्ट तो करवा सकते हैं. को कंस्ट्रक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट अगर सहमत नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो क्लाइंट हैज टू एग्री टू ऑल्टर और असाइन ए न्यू मीनिंग, जो भी उसका जो प्रिफर्ड फ्यूचर है उसके बारे में. ठीक है, या उसकी लाइफ में भी और भी चीज़ों का भी हम नया मीनिंग दे सकते हैं. जैसे हो सकता है उसको पैसे ही से बहुत प्यार हो, तो हम उसको बोल सकते हैं या आपसे डिस्कस कर सकते हैं भाई पैसा जो है तुम जो चाह रहे हो वो उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा. जिन लोगों के पास में पैसा है वो सारे सुखी हैं. तो ऐसे उसको एक हम नया मीनिंग दे सकते हैं. हाँ पैसा तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, लेकिन सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है. तो ऐसे हम न्यू मीनिंग दे सकते हैं. तो तीसरा जो है therapists use a number of specific responding and questioning techniques that invite client to co-construct a vision of preferred future and draw on their past success, strength, resources to make that vision a reality. हम उससे पूछेंगे वही
कि भाई कभी ऐसा हुआ कि प्रॉब्लम नहीं रही या कम हुई, तब क्या किया था, तब एनवायरनमेंट में क्या-क्या था, कितनी बार सक्सेस मिली, कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? हर इंसान में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, वो अपनी बताएगा ज़रूर कोई ना कोई। और अगर नहीं बता रहा है तो फिर क्वेश्चनिंग के ज़रिए स्ट्रेंथ भी निकलवाई जाती है। उसके रिसोर्सेज़ क्या हैं, किसी के पास फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के पास फैमिली हो सकती है, किसी के पास पैसा हो सकता है, किसी के पास हेल्थ हो सकती है, किसी के पास आईक्यू हो सकती है, किसी के पास कॉम्बिनेशन ऑफ दीज़ थिंग्स हो सकता है। तो ये जो है हम पता करते हैं। देन स्पेसिफिक एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो इसमें यही जो मैंने कई बार बोल चुका हूँ वही चीज़ है कि इसमें क्लाइंट को एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि क्लाइंट जो है इसमें एक्टिव ना रहे और हमें सारा सॉल्यूशन मिल जाए। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो जो ये एक्टिव रहना ऑप्शनल नहीं है सीबीटी में। बिहेवियर थेरेपी में हो सकता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला, लेकिन यहाँ तो एक्टिव रहना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, द प्रैक्टिस ऑफ सॉल्यूशन फोकस थेरेपी आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज टू द फुल द स्ट्रेंथ ऑफ एंड कॉम्पिटेंसीज क्लाइंट की जो है, enable the client to recognize and build upon exceptions to the problem. एक्सेप्शन ढूंढो और वो तब क्या किया था वो करो। हेल्प द क्लाइंट टू फोकस इन क्लियर एंड स्पेसिफिक टर्म्स। जो मैं बार बार बोलता हूँ, अनलेस यू डिफाइन ए प्रॉब्लम, उसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो जो उसका प्रिफर्ड फ्यूचर भी जो है वो जो बोल रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन तो हम ढूंढते ही नहीं है। हम जो है प्रिफर्ड फ्यूचर जो होता है उसको जितनी स्पेसिफिक टर्म्स में क्लियरली वो डिफाइन करेगा उतना बेटर होगा। फिर काउंसलर एक्नॉलेजेस एंड वैलिडेट्स व्हाटएवर कंसर्न्स एंड फीलिंग्स दैट क्लाइंट प्रेजेंट्स। भाई क्लाइंट को डर होंगे, किसी चीज़ों के चिंता होगी, कोई उसके कंसर्न्स होंगे, कोई डाउट्स होंगे, तो ये सब जो है काउंसलर का काम है उनको दूर करना। वो कैसे होगा? वार्म पॉजिटिव एक्सेप्टिंग रिलेशनशिप, जो कि हर थेरेपी में होता है, कोई नई बात नहीं है। और क्लाइंट फील्स अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टेड, वही अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वाली बात है। अब इसमें ये एक नया टर्म है फॉर यू, वन डाउन पोजीशन। ठीक है, अब इसमें वन डाउन पोजीशन रखनी होती है काउंसलर को। वन डाउन पोजीशन क्या होती है? वन डाउन पोजीशन में वी आर नॉट एक्टिंग एज इफ वी नो एवरीथिंग, हमको सब आता है और हम उसको बताएंगे लाइफ में उससे क्या करना है, कैसे जीना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। नहीं, वन डाउन पोजीशन हम क्या कर रहे थे, हम ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, ज़्यादा क्लाइंट को एनकरेज करते हैं कि वो हमको एजुकेट करे कि वो दुनिया को कैसे देखता है। तो जब हमें उसके दुनिया को देखने का नज़रिया पता लगता है, तब जो है हम क्लाइंट की लैंग्वेज में उससे बात कर सकते हैं। तभी हम उसको जो है प्रॉपर एनकरेजमेंट दे सकते हैं, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं और जो वो स्टांस ले सकते हैं जो कि क्लाइंट के लिए हेल्पफुल हो। अगर जो है क्लाइंट को कोई चीज़ बहुत बड़ी लग रही है और उस फील्ड में उसने सक्सेस हासिल की है, हमें ये लगता है कि वो नॉर्मल चीज़ है और हमें क्लाइंट का पर्सपेक्टिव पता ही नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं? दे ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो दुनिया को कैसे देख रहा है, ये हमें समझना होता है। दैट इज़ ही और शी इज़ अप, वी आर वन स्टेप बिलो एंड ही और शी इज़ एजुकेटिंग अस अबाउट हाउ ही और शी लुक्स एट द वर्ल्ड। तो इसमें जो है क्लाइंट को वी ट्रीट एज एन एक्सपर्ट इन हिज और हर ओन लाइफ। और काउंसलर क्या होता है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है? काउंसलर की एक्सपर्टीज ये है कि वो एक थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करे, जो कि अभी मैंने बताया था, वार्म एंड पॉजिटिव हो, एक्सेप्टिंग रिलेशनशिप हो, क्लाइंट फील्स अंडरस्टूड एंड रिस्पेक्टेड, ये सब करें। सो दिस इज व्हाट इट इज। देन कम्स फोकल इश्यूज। फोकल इश्यूज में क्या होता है कि जो हम ऊपर बात कर चुके मोरलेस वही है कि जितना क्लियर और डिफाइंड एजेंडा होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि काउंसलिंग एफिशिएंट और इफेक्टिव होगी। तो सॉल्यूशन फोकस थेरेपी में हम उस प्रॉब्लम को अटेंड करते हैं जो क्लाइंट हमको बताता है। हम नहीं डिसाइड करते हैं क्लाइंट को, नहीं नहीं ये नहीं, तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, ऐसा नहीं करते हैं। जो भी क्लाइंट को सबसे हाईएस्ट प्रॉब्लम लग रही थी, जो भी हमने स्केलिंग वाली बात करी थी, उससे हमें पता लग जाएगा
उसकी हाईएस्ट प्रॉब्लम कौन सी है, तो वो हम अटेंड करेंगे। तो क्योंकि हम जितना जो काउंसलर जो है जितना क्लाइंट के एजेंडा के नज़दीक रहेगा, उतना ही ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट मोटिवेटेड रहेगा। भई जो चीज़ क्लाइंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लग रही है, हम उसको मान ही नहीं रहे कि वो प्रॉब्लम, हम कह रहे हैं वो नहीं, ये है प्रॉब्लम, तो मोटिवेट कैसे होगा कुछ करने के लिए? होगा ही नहीं। ये की चीज़ है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा उसकी लाइफ़ का एक्सपर्ट नहीं बनना, वो अपनी लाइफ़ का एक्सपर्ट वो खुद ही है, वन डाउन पोज़ीशन याद रखना। तो इसमें जो है जब हम वन डाउन पोज़ीशन से उसकी हाउ द पर्सन लुक्स एट द वर्ल्ड समझ लेंगे, तो फिर हम वही चीज़ भाषा इस्तेमाल करेंगे जो वो यूज़ करता है, वही लैंग्वेज, फिर एक्सप्लोर करेंगे उसकी लाइफ़ को, फिर हम देखेंगे क्या-क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि लाइफ़ तो उसकी है ना। सो कई बार क्लाइंट क्या होता है कि हर एक क्लाइंट इतना आर्टिकुलेट नहीं होता है। वो बहुत ब्रॉड और डिफ्यूज़ और पुअरली अंडरस्टूड प्रॉब्लम पैटर्न लेके आएगा। और उस केस में जो है एक हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एक ट्रस्टिंग अलायंस बनाने का, जिससे कि जो है हम उसकी एक्चुअल बात को समझ पाएँ प्रॉब्लम क्या है उसके लिए, फिर यानी कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेटरी वर्क होगा। कुल मिला के सिंपल सेंटेंस ये है कि काउंसलर को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। पॉइंट रिमेन्स द सेम, हमें उसका जो प्रेफर्ड फ्यूचर है उसको स्पेसिफिकली इन माइन्यूट डिटेल्स डिफाइन करवाना ही पड़ेगा, तभी एसएफटी हो पाएगी। नाउ अब नियर द एंड ऑफ ईच सेशन जो है, ईच सेशन बात हो रही है, ध्यान रखना। जो काउंसलर है वो क्लाइंट को कॉम्प्लीमेंट करेगा कि जो वो कर रहा है, जो वो सोच रहा है या जो वो कह रहा है, जो हेल्पफुल है उसकी इस थेरेपी के लिए। एवरी सेशन, रिमेंबर वी आर फोकसिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लाइंट्स। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा यूज़ करेगा, और उसको जो है ऑब्वियसली हम हर सेशन के बाद में कोई ना कोई टास्क ज़रूर देंगे। वो क्या देते हैं वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि हर सेशन के बाद में उसको टास्क दिया जाता है। तो वो टास्क नॉर्मली क्या होता है कि हम क्लाइंट को बोलेंगे कि भई इस सेशन के बाद और अगले सेशन के बीच में जब भी नेक्स्ट सेशन हो, वो तो फिक्स हो जाती है डेट, तो इस सेशन के बाद और अगले सेशन के बीच में वो चीज़ें देखो, वो चीज़ें जो है नोटिस करो अपनी लाइफ में जो तुम चाहते हो कि कंटिन्यू करे। कंटिन्यू करे का मतलब उसको अच्छी लग रही होंगी, और जब तुम नेक्स्ट सेशन में आना तो वो मुझे बताना। यानी कि हम जो है फोकस कर रहे हैं सॉल्यूशन पे, जो अच्छी लग रही है यानी कि सॉल्यूशन हो चुका है, उस पे हम फ़ोकस करेंगे। जब नेक्स्ट टाइम वो आएगा, वो बातें बताएगा, तो फिर हम उसको कहेंगे कि अच्छा ये अच्छा लग रहा है, तो ठीक है इसको और करो। सो ये एट द एंड ऑफ ईच सेशन ये 2 बातें उसको कॉम्प्लीमेंट करना है फॉर द थिंग ही और शी इज़ डूइंग, थिंकिंग एंड सेइंग व्हिच आर हेल्पफुल, और उसको बोलना है कि ऑब्ज़र्व करो अब से और अगले सेशन के बीच में क्या-क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम चाहते हो कि कंटिन्यू करें। नाउ देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल सॉल्यूशन फोकस थेरेपी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये जो है बिल्कुल ध्यान में रखनी है अगर सॉल्यूशन फोकस थेरेपी करें। सबसे पहला, इफ इट इज नॉट ब्रोकन डू नॉट फिक्स इट। अगर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो उसको ठीक करने की कोशिश मत करो कि हाँ कोई खराबी तो नहीं है पर इसको और अच्छा कर लेते हैं, ये नहीं करना है। तो क्योंकि अ, हमें ऐसा हम ये देख रहे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम होती है, ना कि लोग प्रॉब्लम है। वी सी पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम रादर देन पीपल आर द प्रॉब्लम, ऐसे नहीं देखना हमें, ये ध्यान रखना है। सेकंड चीज ये है। फिर तीसरी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्मॉल चेंजेस कैन लीड टू बिगर चेंजेस। चाहे 1% चेंज आए, आना चाहिए चेंज, आ गया है कोई बात नहीं, इससे बड़ा चेंजेस आ जाएगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। तो वो 1% जो है हम डेली चेंज करेंगे, तो साल के एंड में जो है वो 37 टाइम्स से ज़्यादा चेंज हो जाएगा। फिर अगला जो चीज़ इसमें मानते हैं ट्रीटमेंट प्रिंसिपल में कि चेंज जो है वो कांस्टेंट और अनअवॉइडेबल है। किसी की भी लाइफ में, एनीबॉडीज लाइफ, इवन ए हेल्दी पर्सन, उसकी भी लाइफ में चेंज होगा ही होगा। चेंज को कोई रोक ही नहीं सकता है। द ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ इज चेंज। सो हमें जो है
जबरदस्ती चेंज लाने की कोशिश नहीं करनी, चेंज तो आएगा ही आएगा। तो अगर इंडिविजुअल अपने आप ही चेंज एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको एक सेंस ऑफ चॉइस और कंट्रोल अपनी जो है लाइफ में फील होगा और वो फर्दर चेंजेस करने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि हमने कहा कि वो खाली ट्राई कर सकता है, अगर छोटा भी चेंज आए तो कोई बात नहीं, तो वो छोटा चेंज भी उसने एक्सपीरियंस किया, तो बस ठीक है, उसको एक सेंस ऑफ विक्ट्री फील होगा, सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ फील होगा, वो आगे और करेगा। फिर अगर कोई चीज़ वो अच्छी कर रहा है, इफ इट इज़ वर्किंग, तो देन कीप डूइंग इट, उसमें क्या रोकना है? अगर किसी को डेली जो है लेट अस से कि गाने सुनने से फ़ायदा हो रहा है, तो सुनो गाने, व्हाई टू स्टॉप इट? देन क्लाइंट को जो है एनकरेज किया जाता है, तो कीप डूइंग व्हाट शी हैज़ शोन शी कैन ऑलरेडी डू। जो उसने ऑलरेडी करके कभी सॉल्व किया हुआ है प्रॉब्लम को, ओवरकम किया हुआ है, जो एक्सेप्शन था, तो उसको बोलो कि वही जो है करते रहे, ठीक है? और ये भी एक चीज़ ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, ऑलमोस्ट हर सर्कमस्टांसेस में ये चीज़ चांसेस हैं, सॉल्यूशन फोकस थेरेपी की बात कर रहा हूँ, कि कई बार फर्स्ट सेशन से पहले ही क्लाइंट में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली क्लाइंट जो अपने में चेंजेस लाना चाह रहा है अपनी लाइफ में, तभी वो अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा। सो पहला अपॉइंटमेंट जब फिक्स होता है और इवन ऑन टेलीफोन, तभी से उसको बोल दिया जाता है कि अभी जो तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, अभी से लेके जो फर्स्ट सेशन होगा, इसके बीच में देखना कि क्या-क्या जो है चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे अंदर। तो यहाँ से भी जो है स्टार्टिंग कई बार हो सकती है। और अगर कोई चीज़ नहीं वर्क कर रही है, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा कि ज़बरदस्ती हम चेंज ले आएँगे, ऐसा नहीं। कुछ और ट्राई करो। तो वो चीज़ नहीं करनी है कि एट फर्स्ट इफ यू डोंट सक्सीड ट्राई एंड ट्राई अगेन, नहीं। फिर नेक्स्ट चीज़ है कीप काउंसलिंग एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल। बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। अगर कॉम्प्लिकेट कर देंगे चीज़ों को, तो क्लाइंट हो सकता है समझ ही ना पाए। तो सिंपल-सिंपल सी चीज़ें जो हैं, वो करवानी होती हैं। तो एक ये देयर इज अ डेंजर दैट द बिलीफ ऑफ द काउंसलर, पर्टिकुलरली इफ द डिमांड इज सर्च फॉर हिडन एक्सप्लेनेशन एंड अनकॉन्शियस फैक्टर्स, विल कॉम्प्लिकेट एंड प्रोलॉन्ग द रिलेशनशिप। जो अभी हमने ऊपर वाली बात की थी, कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है कि उसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर जो है, जो थेरेपिस्ट है, वो एक जासूस की तरह जो है ना, जैसे डिटेक्टिव होते हैं, वो हर चीज़ का एक रीज़न निकाले, अच्छा ये अनकॉन्शियस में इसके ये चल रहा होगा, या कोई हिडन एक्सप्लेनेशन निकाले, या फंक्शनैलिटी निकालने की कोशिश करे हर जगह, तो वो फिर चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेट हो जाएँगी, क्योंकि काउंसलर जो है अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा होगा, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव को वो नहीं देख रहा होगा, और क्लाइंट के पर्सपेक्टिव को नहीं देखेगा तो फिर लाइफ तो क्लाइंट की है। तो हम कॉम्प्लिकेट कर देंगे चीज़ें, हम कुछ और तरीके से उसकी लाइफ को अप्रोच कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहा है। इसलिए कभी भी काउंसलर को चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। दे शुड अडॉप्ट एज सिंपल ए प्रोसीजर एज पॉसिबल। सो आज यहाँ तक रखते हैं, एंड देन नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू विद इंटरवेंशंस। ठीक है?